नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों। क्रांतिवीर वसंतराव नारायणराव नाईक शिक्षण प्रसारक संस्था नाशिक संचलित माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्यामंदिर राजापूर तालुका येवला जिल्हा नाशिक। मार्गदर्शक माननीय प्राचार्य श्री आव्हाड पीके सर, विषय शिक्षक श्री वाघारबी सर, कक्षा 10वीं, विषय हिंदी लोकभारती, घटक गद्यपाठ, उपघटक पाठ क्रमांक 5 गोवा जैसा मैंने देखा। तो चलिए छात्रों, आज हम गोवा जैसा मैंने देखा इस गद्य पाठ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। गोवा ये बहुत बड़ा पाठ होने के कारण मैंने दो हिस्सों में इसे तैयार किया है, बनाया है। सबसे पहले हम गोवा का पहला भाग देखते हैं। यहाँ पर गोवा, स्क्रीन पर जो गोवा है वो गोवा का समुद्र तट यानी समुद्र किनारा दिखाया गया है। गोवा जैसा मैंने देखा इस पाठ के रचनाकार हैं विनय शर्मा जी। विनय शर्मा जी ने गोवा का चित्रण इस पाठ के माध्यम से किया है। सबसे पहले हम विनय शर्मा जी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। लेखक का मतलब रचनाकार का परिचय हम लेते हैं। विनय शर्मा जी का जन्म 1973 में मध्य प्रदेश के उज्जैन में हुआ है। विनय शर्मा जी का अधिकांश लेखन उनके अनुभव पर आधारित रहा है। आपकी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में नियमित रूप से छपती रहती हैं। यात्रा वृत्तांत मतलब यात्रा वर्णन आपकी पसंदीदा विधा है। साथ ही आपने व्यंग और ललित निबंध भी लिखे हैं। कृतियां हैं आनंद का उद्गम, अमरकंटक इनका ललित निबंध है। चित्र की परीक्षा यह इनका व्यंगात्मक निबंध है। अमरनाथ यात्रा, प्रकृति के बीच, कोयम्बतूर में कुछ दिन, ये इनका यात्रा वृत्तांत मतलब यात्रा वर्णन है। गद्य संबंधी जानकारी मतलब लेखक विनय शर्मा जी ने इस पाठ में हमें कौन सी बात बताने की कोशिश की है, तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। प्रस्तुत यात्रा वर्णन के माध्यम से, इस पाठ की विधा यात्रा वर्णन है। प्रस्तुत यात्रा वर्णन के माध्यम से लेखक ने गोवा के समुद्र तट यानी सुंदर समुद्री किनारों, वहाँ की जीवन शैली, वहाँ के त्यौहार यानी पर्व उत्सव आदि का बड़ा ही मनोरम वर्णन किया है। गोवा भारत के पश्चिमी तट पर बसा हुआ देश का सबसे छोटा राज्य है। यहाँ पर मैंने भारत का नक्शा दिखाया है और वहाँ पर नीचे गोवा है और ऊपर इंदौर है, मध्य प्रदेश का एक शहर। लेखक ने समुद्री तटों का मनोरम, मनोहारी, मन को खुश करने वाला चित्रण किया है। यहाँ के समुद्र तट देशी विदेशी पर्यटकों के आकर्षण के केंद्र बिंदु हैं। पश्चिमी फैशन के साथ अपने आप को ढालते हुए भी गोवा अपनी भारतीय परंपरा और सभ्यता को भूला नहीं है। गोवा पर पुर्तगाल के शासकों ने मतलब पुर्तगीज लोगों ने 1961 तक शासन किया, राज किया। 19 दिसंबर 1961 को गोवा को मुक्त किया गया। बाद में वो भारत का अभिन्न अंग बन गया। गोवा ये नाम सुनते ही सभी का मन तरंगित हो उठता है, मतलब मन खुश हो उठता है। और हो भी क्यों न हो, गोवा का नाम सुनते ही आपको मालूम है कि गोवा बहुत ही खूबसूरत जगह है, बीच है। यहाँ पर तरह तरह के बीच हैं। यहाँ की प्रकृति मतलब निसर्ग कुदरत, यहाँ की आबो हवा मतलब जलवायु और यहाँ की जीवन शैली का आकर्षण ही ऐसा है कि पर्यटक खुद ब खुद मतलब स्वयं यहाँ खींचे चले आते हैं, अपने आप चले आते हैं। वहाँ पर इन स्क्रीन पर गोवा का जो वर्णन लेखक ने किया है उनकी कुछ तस्वीरें मैंने यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है। तरह तरह की तस्वीरें हैं, वहाँ की जीवन शैली की हैं, प्रकृति की हैं। ऐसा है कि पर्यटक खुद ब खुद यहाँ खींचे चले आते हैं। क्यों आते हैं? कुछ कारण होगा। देश के एक कोने में स्थित होने के बावजूद, मतलब देश के कोने में स्थित होने के, बसा होने के अलावा भी यह एक छोटा सा राज्य प्रत्येक पर्यटक के दिल की धड़कन है। प्रत्येक पर्यटक के
कलेजे का टुकड़ा है, धक-धक है, हृदय का स्पंदन है। और यही कारण है कि मैं भी अपने परिवार के साथ इंदौर से गोवा जा पहुंचा। लेखक खुद जानकारी बता रहे गोवा के बारे में, इसलिए लेखक कहते हैं कि मैं भी अपने परिवार के साथ इंदौर से गोवा जा पहुंचे। और उनके साथ उनके जो साड़ू हैं खंडवा से, लेखक कहते हैं कि खंडवा से मेरे साड़ू साहब मतलब साली के जो पति हैं वह भी परिवार सहित हमारे हमारे सफ़र में शामिल हो गए। तो गोवा की जो संस्कृति है, गोवा के जो बीच हैं, तरह तरह के बीच, उनका चित्रण इन तस्वीरों के माध्यम से मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है। यह मछली का बड़ा बाजार है, मंडी है। और ये लेखक मतलब इंदौर से गोवा एक्सप्रेस से गोवा आए थे। ये गोवा एक्सप्रेस यहाँ पर चित्र में दिखाई गई हैं। जब वो इंदौर से गोवा आए तो मडगांव स्टेशन पर उतरे 23 नवंबर को। और 23 नवंबर को जब वो गोवा एक्सप्रेस से मडगांव आए, मतलब मडगांव वो एक्सप्रेस रुकी, तो सुबह का उजास हो गया था, उजाला हो गया था, सुबह हो गई थी। एक टैक्सी के हॉर्न ने मेरा ध्यान उसकी ओर खींचा, मतलब उस टैक्सी के हॉर्न की ओर लेखक का ध्यान खींचा और हम फटाफट उसमें बैठ गए। मतलब लेखक और लेखक के परिवार वाले उसमें फटाफट बैठ गए। टैक्सी एक पतली सी सड़क पर दौड़ पड़ी। यहाँ पर पतली सी सड़क दिखाई गई है और वह टैक्सी चल रही हैं। शीतल हवा के झोंकों से मन प्रसन्न हो गया। वहाँ का वातावरण माहौल ऐसा है कि मन प्रसन्न हो जाता है। यात्रा की सारी थकान मिट गई। मतलब इंदौर से गोवा तक जो यात्रा लेखक ने की थी उसकी सारी थकान मिट गई। मैं सोचने लगा कि पर्यटन का भी अपना ही आनंद है। जब हम जीवन की कई सारी समस्याओं से जूझ रहे हो, मतलब सामना करते रहे हो, तो उनसे निजात पाने का सबसे अच्छा तरीका पर्यटन ही है। मतलब उनसे निजात पाना, मतलब मुक्ति पाना, पाना छुटकारा पाने का सबसे अच्छा तरीका उपाय पर्यटन है। बदले हुए वातावरण के कारण मन तरोताजा हो जाता है तथा शरीर को कुछ समय के लिए विश्राम मिल जाता है। अगर आप लोग पर्यटन के लिए जाएंगे, जैसे गोवा जाएंगे, तो गोवा में बहुत अच्छी हवा है, जलवायु वहाँ की अच्छी है, मन तरोताजा हो जाता है और शरीर को भी कुछ समय के लिए विश्राम मिल जाता है, जैसे लेखक को मिल गया है। तो यहाँ पर जो गोवा की कुछ खास बातें हैं वह लेखक हमें बता रहे हैं। लेखक वहाँ पर सबसे पहले रिसोर्ट में चले गए थे और वहाँ पर वो रिसोर्ट का दृश्य यहाँ पर बताया गया है। कुछ देर बाद, लेखक कहते हैं कि कुछ देर बाद हमारी टैक्सी मडगांव से 5 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित मतलब बसा हुआ एक कस्बा है, मतलब एक छोटा सा नगर है बेनालियम। बेनालियम के एक रिसोर्ट में आकर रुक गई वो टैक्सी। यह रिसोर्ट हमने पहले से बुक कर लिया था ऑनलाइन, इसलिए औपचारिक खानापूर्ति कर हम आराम करने के इरादे से अपने अपने स्यूट में चले गए। स्यूट मतलब अपने अपने कमरे में चले गए। इससे पहले कि हम कमरों से बाहर निकले, मैं आपको गोवा की कुछ खास बातें बता दूं। लेखक हमें गोवा की कुछ खास बातें बताना चाहते हैं। लेखक इस रिसोर्ट में चले गए थे और वहाँ पर वो अपने अपने कमरे में चले गए। वो कमरा भी यहाँ पर दिखाया गया है। जो गोवा की कुछ खास बातें वो लेखक हमें बताना चाहते हैं। कौन सी खास बातें? देखो, गोवा राज्य 2 भागों में बटा हुआ है। एक है दक्षिण गोवा जिला और दूसरा है उत्तर गोवा जिला। इसकी राजधानी पणजी मांडवी नदी के किनारे पर स्थित है, बसी हुई है। ये नदी काफ़ी बड़ी है। ये नदी, यहाँ पर नदी की विशेषता बताई गई है कि ये नदी काफ़ी बड़ी है, बहुत बड़ी है और वर्ष भर पानी से भरी रहती हैं। फिर भी समुद्री इलाका होने के कारण यहाँ मौसम में प्रायः उमस तथा हवा में नमी बनी रहती है। मतलब यहाँ पर गर्मी ज़्यादा है और इसके साथ साथ हवा में नमी बनी रहती है, मतलब आर्द्रता है, गीलापन है या सीलन है। शरीर चिपचिपात रहता है, मतलब शरीर से पसीना बहता रहता है, लेकिन मुंबई जितना नहीं बहता। क्यों नहीं बहता? क्योंकि यहाँ का क्षेत्र हरितिमा से भरपूर है। मतलब यहाँ हरियाली ज़्यादा है, गोवा में हरियाली ज़्यादा है। हरितिमा का मतलब होता है हरियाली। लेकिन फिर भी धूप तो तीखी हो ही जाती है।
तीखी होती है यहाँ की, मतलब गोवा की जो धूप है, सूर्य का जो प्रकाश है, वो बहुत कड़ा होता है, बहुत तेज होता है। ये देखो, मैंने आपको बताया कि गोवा जो राजधानी पणजी है वो मांडवी नदी पर स्थित है। मांडवी नदी यहाँ पर बताया दिखाई गई है। मांडवी नदी गोवा की बहुत बड़ी नदी है, वर्षे भर पानी से भरी भरी रहती है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो तट हैं वो कैसे, देखो, यूँ तो गोवा अपने खूबसूरत सफ़ेद रेतीले तटों, महंगे होटलों तथा खास जीवन शैली के लिए जाना जाता है। आपको पूछा जाएगा गोवा इसलिए जाना जाता है, प्रश्न पूछा जाएगा, तो पहला सवाल होगा, उसका उत्तर होगा सफ़ेद, खूबसूरत सफ़ेद रेतीले तटों, दूसरा होगा महंगे होटलों, और तीसरा होगा खास जीवन शैली के लिए। मतलब तीन संजाल में ये तीन उत्तर आपको लिखने होंगे। मतलब गोवा इस इसलिए जाना जाता है, किस लिए? खूबसूरत सफ़ेद रेतीले तटों के लिए, महंगे होटलों के लिए, तथा वहाँ की खास जीवन शैली के लिए, विशेष जीवन शैली के लिए। लेकिन इन सबके बावजूद भी, इन सबके अलावा भी, ये अपने आप में एक सांस्कृतिक विरासत भी समेटे हुए हैं। गोवा ने अपनी सांस्कृतिक विरासत को समेट कर रखा है, इकट्ठा करके रखा है। यहाँ की शामें बड़ी अच्छी होती हैं। तो चलो इस शाम का आनंद लेने, मतलब लेखक शाम का आनंद लेने के लिए चल पड़ते हैं, पूरे गोवा में घूमते हैं। ये देखो, ये भी एक रिसोर्ट दिखाया गया है यहाँ पर। ये गोवा में घूमते लेखक तरह तरह की जो स्थान हैं, तरह तरह के जो स्थल है, वह देखते रहते हैं। यहाँ इस तट पर भी आते हैं, इस चर्च में भी आते हैं, और वो बेनालियम बीच की ओर चल पड़ते हैं लेखक। आप भी चलें, लेखक कहते हैं कि आप भी चलें, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत और शांत जगह है बेनालियम बीच। दिन भर की थकान, मतलब थकावट तथा उमस भरी गर्मी के बाद शाम को बीच पर जाना बड़ा अच्छा लग रहा था लेखक को। रिसोर्ट से बीच की दूरी कोई 1 किलोमीटर ही थी, लेकिन जल्दी जल्दी चलने के बाद भी यह दूरी तय हो ही नहीं पा रही थी। बड़ी मुश्किल लग रहा था पार करने के लिए। अरब सागर देखने का उत्साह बढ़ता ही जा रहा था। तभी अचानक लहरों की आवाज़ सुनाई दी। मतलब जैसा जैसा बीच पास आ रहा था, तैसे तैसे वैसे वैसे लहरों की आवाज़ सुनाई दे रही थी, जो किसी रणभेदी की तरह थी। रणभेदी का मतलब होता है जब युद्ध शुरू हो जाता है, युद्ध शुरू होने के पहले जो युद्ध भेरी बजाई जाती हैं, जो कि एक प्रकार का वाद्य बजाया जाता है, उसे रणभेदी कहते हैं या युद्ध भेरी कहते हैं। उस रणभेदी की तरह लहरों की आवाज़ें आ रही थी। हम सभी दौड़ पड़े। सड़क पीछे छूट गई थी, इसलिए रेत पर तेजी से दौड़ना मुश्किल हो रहा था। सड़क पर चलना अलग होता है और रेत पर चलना अलग होता है, क्योंकि रेत पर चलने से जो पैर है लेखक के, उनके परिवार वालों के, वह उस रेत में, मतलब उस बालों में वह फंसे जा रहे थे, धंसे जा रहे थे। वो पूरी ताकत लगाकर चलने की कोशिश कर रहे थे। देखो, यहाँ पर ये बेनालियम बीच है, उस बेनालियम बीच की तरफ लेखक जा रहे हैं। ये बेनालियम बीच का दूसरा दृश्य है। पूरी ताकत लगाकर, ताकत से पैर उठा उठा कर भाग रहे थे। खूबसूरत समुद्र देखते ही, समुद्र का मतलब सागर, समुद्र देखते ही मैं उससे जाकर लिपट गया, जैसे मिल गए लेखक समुद्र को। इधर बच्चे रेत का घर बनाने में जुट गए, मतलब जो छोटे बच्चे थे परिवार के, वह रेत का घर बनाने में लग गए। लहरें उनका घर गिरा देती। आपको मालूम है समुद्र किनारे पर लहरें आती हैं, किनारे पर, तट पर, वह उन बच्चों का घर गिरा देती। तो वो बच्चे हार नहीं मानते थे, वो दूसरी लहर आने के पहले नया घर बनाने में जुट जाते। ये क्रम चलता रहा। बच्चे घर बनाते, लहर आती, फिर वो घर नष्ट हो जाता, फिर वो बनाते, फिर नष्ट हो जाता। यह क्रम, यह सिलसिला चलता रहा। मैंने इन बच्चों से सीखा कि जीवन में आशावाद हो तो कोई काम असंभव नहीं है। मतलब आशावादी बने रहना चाहिए कि मैं ये काम जरूर करूँगा। शाम गहराने पर हम किनारे पर बैठ गए। मतलब शाम होने लगी, अंधेरा होने लगा, तो लेखक किनारे पर बैठ गए उनके परिवार वालों के साथ। मानो हर लहर कह रही हो कि बनने के बाद मिटना ही नीति है। मतलब बनने के बाद मिटना ही एक नियमन है,
मिटना ही भाग्य है, किस्मत है, नसीब है। यही जीवन का सत्य भी है बच्चों, कि जीवन में जो आता है वह एक न एक दिन चला जाता है, जो बनता है वह मिट जाता है। यही जीवन का सत्य है। देखो इन बच्चों ने कैसे घर बनाया है। लेखक कहते हैं कि यहाँ एक मजेदार दृश्य भी देखने को मिला लेखक को। कौन सा? लहरों की आवाज के बीच पक्षियों की टीटी की आवाज भी आपका ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। मतलब एक तरफ लहरों की आवाज, दूसरी तरफ पक्षियों की टीटी की आवाज आती है। दरअसल यह पक्षी लहरों के साथ बहकर आई मछलियों का शिकार करने के लिए किनारे पर ही मंडराते रहते हैं। पंछी इस किनारे पर क्यों आते हैं? क्योंकि लहरों के साथ जो बहकर मछली आती है उन मछलियों का शिकार करने के लिए उस किनारे पर मंडराते रहते हैं। मंडराना मतलब आसपास घूमते रहना, आसपास उड़ते रहना। लेकिन जब तेज हवा के कारण, वहाँ तेज हवा बहती रहती है, उस कारण एक ही दिशा में वो सीधे नहीं उड़ पाते, मुश्किल हो जाता है उड़ पाना। तो सुस्ताने के लिए, मतलब आराम करने के लिए किनारे पर बैठ जाते हैं। यहाँ बैठे कुत्तों को इस बात का इंतजार रहता है, इंतजार मतलब प्रतीक्षा रहती है। मौका मिलते ही, देखो ये कुत्ता जो है वह इस बात का इंतजार करता है, प्रतीक्षा उन पक्षियों पर झपट पड़े तो वो पंछियों के पीछे भाग रहा है। ये जो कुत्ते हैं वो किनारे पर इस प्रकार से पंछियों का शिकार करने के लिए आए हैं। तो मौका मिलते ही वे इन पर झपट पड़ते हैं। कौन? कुत्ते। लेकिन बेचारे कुत्तों को सफलता कम ही मिल पाती है, क्योंकि जितने तेजी से पंछी भागते हैं, उड़ते हैं, वैसे उतने तेजी से कुत्ते नहीं भाग सकते। पक्षियों का बैठना, कुत्तों का दौड़ना, पक्षियों का टीटी कर उड़ जाना, ये जो दृश्य है, नज़ारा है, वो सैलानियों का अच्छा मनोरंजन करता है वहाँ आने वाले। इधर जैसे ही सूर्य देवता ने विदा ली, मतलब सूर्यास्त हो गया, वैसे चंद्रमा की चांदनी में नहाकर समुद्र का नया चेहरा नजर आने लगा। मतलब दिन में उन समुद्र का चेहरा अलग दिखाई देता है, समुद्र अलग तरह से दिखाई देता है, और जब शाम हो जाती है तो समुद्र का जो नज़ारा है वो अलग दिखाई देता है। अब समुद्र साय और भयावह दिखने लगा। साय मतलब काला और भयावह मतलब भयानक दिखने लगा। देखो यहाँ पर वो बस स्टेशन दिखाया है और लेखक बस से गोवा की यात्रा करने के लिए निकल पड़े हैं। अगले दिन हमने, मतलब लेखक ने बस से गोवा घूमने की योजना बनाई। वैसे घूमने फिरने के लिए यहाँ बाइक आदि किराए पर मिल जाते हैं, भाड़े पर मिल जाते हैं, और उन पर ही घूमने का मज़ा भी आता है। लेकिन लेखक के साथ बच्चे थे, लेकिन बच्चों के कारण हमने बस से जाना मुनासिब समझा। लेखक कहते कि हमने बस से जाना उचित समझा, योग्य समझा। यहाँ सी फूड की अधिकता होने के कारण शाकाहारी पर्यटकों को सुस्वादु भोजन की समस्या से भी दो चार होना पड़ता है। यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में सी फूड मिलता है, मतलब मछलियाँ, तरह तरह की मछलियाँ मिलती हैं, मांसाहारी भोजन मिलता है, शाकाहारी भोजन कम मात्रा में मिलता है। शाकाहारी भोजन प्राप्त करने के लिए वहाँ जाने वाले पर्यटकों को दो चार होना पड़ता है, मतलब जूझना पड़ता है। काफ़ी भटकने के बाद अच्छा भोजन मिल गया तो अपना भाग्य समझो, किस्मत समझो, और जेब तो ढीली हो ही गई। मतलब शाकाहारी भोजन पाने के लिए जेब ढीली करनी पड़ती है, मतलब जेब खाली करनी पड़ती है, यानी खर्च ज़्यादा करना पड़ता है। ये समस्या हमें पहले से पता थी, लेखक को पता थी ये समस्या वहाँ पर। इस देखो यहाँ पर सी फूड हैं, ये जो हैं तरह तरह की मछलियाँ हैं, ये बहुत बड़ा बाजार मंडी है। तो इस प्रकार से बच्चों यह गोवा का जो सुंदर नज़ारा हमने देखा है। तो यहाँ तक पहला भाग हम देखते हैं। आने वाले जो कालांश है, आने वाले कालांश में हम दूसरा भाग देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।